नमस्कार, सुबह के 7:30 बज गए हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। प्रदेश वासियों के लिए बेहद खास बुलेटिन उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर सीएम ने एक बार फिर से प्रभारी मंत्रियों को दिए हैं निर्देश। जिलों में जाकर समस्याएं सुने मंत्री, कामकाज देखें, लोगों को समझें, लोगों से उनकी समस्याएं जानें। कोरोना और मानसून के मद्देनजर संवेदनशील समय चल रहा है और दौरों के बाद मंत्रियों को रिपोर्ट भी अपनी पेश करनी होगी मुख्यमंत्री को। तो मंत्रियों को एक बड़ी जिम्मेदारी, अपने अपने प्रदेश की, अपने अपने क्षेत्रों की, जाएं अपने क्षेत्रों में, लोगों से बात करेंगे, उनकी समस्याएं सुने। कोरोना और मॉनसून ने इस समय प्रदेशवासियों को परेशान कर रखा है। त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है मॉनसून के चलते। कई जगह पर से आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लगातार भूस्खलन की तस्वीरें, जानमाल का होता नुकसान। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें पहुंची हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते हुए मामले, इसी पर संज्ञान लिया एक बार फिर से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। प्रभारी मंत्रियों को दी है बड़ी जिम्मेदारी, निर्देश दिए हैं जिलों में जाकर समस्याएं सुने मंत्री, कामकाज देखें वहां का। कोरोना और मानसून के मद्देनजर ये बहुत ही संवेदनशील समय चल रहा है और इस समय में लोगों की समस्याएं उनके पास जाकर उनसे बात कर कर सुने। लगातार बढ़ते कोरोना के मामले प्रदेश में, कल 451 कोरोना संक्रमित मामले निकल कर आए। सबसे ज्यादा आंकड़ा, सबसे बड़ा आंकड़ा कल निकलकर सामने आया, जिसके बाद स्थिति और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ मानसून, हर दिन मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है। कल भी 10 जिलों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था। पिथौरागढ़ में आपने देखा, बादल फटने से 11 लोग लापता हो गए थे, उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 3 लोग मलबे के नीचे आके अपनी जान गंवा चुके थे। इसके अलावा और कई जगहों से, पहाड़ी इलाकों से ऊपर से तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं। लगातार बादल फटने, तेज बारिश के चलते मकान ढह रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। तो ये दो बड़े इस समय समस्याओं से जूझ रहे प्रदेशवासियों के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंत्रियों को दिए हैं निर्देश। प्रभारी मंत्रियों को एक बड़ी जिम्मेदारी, जो कि चुनौती भरी है, पूरा इसको करना है। सीएम ने एक बार फिर से प्रभारी मंत्रियों को ये निर्देश जारी किए हैं, अपने अपने जिलों में जाकर समस्याएं सुने मंत्री, वहां का कामकाज देखें, लोगों से बात करें, लोगों से जानें उनकी परेशानियां। और ये समय बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील चल रहा है, जिसमें लोगों के बीच पहुंचना बेहद जरूरी प्रभारी मंत्रियों का। तो आप देख रहे हैं कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री इस पर रिपोर्ट भी लेंगे प्रभारी मंत्रियों से। ये एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस खबर पर। मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों से रिपोर्ट मांगने की भी बात करी है। जिलों में जाएं, अपने लोगों की समस्याएं सुने और फिर कैसा कामकाज किया, उसके ऊपर निपटारा दिया गया, कैसे लोगों की समस्याएं सुलझाई गई, इस पर रिपोर्ट कार्ड भी मुख्यमंत्री को पेश की जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुनील नप्रभा जुड़ गए हैं। सुनील नप्रभा, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी न्यूज 18 पर। और अब जल्दी से हमारे दर्शकों को आप अपडेट दे दीजिए कि ये जो एक बड़ी खबर सामने आई है, इस पर क्या अपडेट आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ी जिम्मेदारी प्रभारी मंत्रियों को दी गई है, जिनमें इनको दौरा तो करना है, अपने जिलों में जाके लोगों की समस्याओं को तो सुनना है और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भी सौंपना होगा। देखिए कंचन, जब से कोरोना का संक्रमण उत्तराखंड में शुरू हुआ 15 मार्च के बाद, तो 28 मार्च के आसपास मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को कोरोना के हिसाब से, कोरोना संक्रमण के लिहाज से अलग अलग जिलों का दायित्व सौंपा था। वैसे तो उत्तराखंड में एक व्यवस्था रही है कि सभी जिलों में प्रभारी मंत्री पहले से ही नियुक्त हैं, सभी मंत्रियों को एक एक जिला सौंपा गया है। लेकिन कोरोना के दृष्टिगत एक बार फिर से मंत्रियों को अलग से जिले आवंटित किए गए थे कि इन जिलों में जाएंगे और वहाँ पर कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है, व्यवस्थाएँ किस तरह से हैं, लोगों की समस्या क्या हैं, उनको सुनेंगे। लेकिन ये देखने में आ रहा था कि जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, मंत्रियों के दौरों में कमी आ रही है, जिलों में कम्युनिकेशन गैप हो रहा था, जो निरीक्षण है धरातलीय वो नहीं हो पा रहा था। तो मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने जिलों में जाएं, जो जिन जिन जिलों को उनको प्रभारी मंत्री बनाया गया है, और वहाँ पर कोरोना संक्रमण की स्थिति देखें, वहाँ पर जायजा लें, लोगों की समस्याएं सुनें और अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन करने के बाद आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं
उनको दें। इसके साथ चूँकि मानसून काल भी शुरू हो चुका है और आप जानते हैं कि पहाड़ों में आजकल पूरा जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है, लोगों की तमाम समस्याएं हैं, तो लोगों को कोई दिक्कत न हो इसलिए प्रभारी मंत्रियों के आदेश जारी किए गए हैं। जो प्रभारी मंत्री थे उस पर सतपाल महाराज को हरिद्वार का जिम्मेदारी सौंपी गई थी, सुबोध उनियाल को 2 जिले दिए गए थे, टिहरी और उत्तरकाशी, हरक सिंह रावत को पौड़ी का प्रभारी मंत्री बनाया गया था, तो इसी तरह से धन सिंह को रुद्रप्रयाग और चमोली जिले का बनाया गया था। अरविंद पांडे को चंपावत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो रेखा आर्य को बागेश्वर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और यशपाल आर्य को अल्मोड़ा और नैनीताल, तो मदन कौशिक को उधम सिंह नगर और देहरादून की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने सौंपी थी। अधिकतर मंत्रियों का जो अभी तक का अपडेट रहा है, उन्होंने जिलों के दौरे किए, लेकिन कुछ मंत्री ऐसे भी रहे हैं जो एक आध बार केवल उपस्थिति अपनी दर्शाने के लिए जिलों में गए और उसके बाद इसके हालात नहीं जाने। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो कोरोना का अपडेट लें, कोरोना के जो समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं सुने, अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन करके लोगों की समस्याएं हल करें। इसके अलावा मानसून काल में लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं और क्या कुछ होना चाहिए उसका भी अनुसरण करें। साथ ही साथ सरकार की जो विकास योजनाएं हैं, लेकिन मानसून से भी लोगों को 2-2 4 करना पड़ रहा है। अब घर से बाहर निकलना मुश्किल है। मौसम विज्ञान केंद्र हर दिन कई जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी करता है। ऐसे में किसी प्रभारी मंत्री से आपकी बात हुई हो इस खबर के आने के बाद कि उनकी अब तैयारी आगे क्या है, क्योंकि मानसून में तो घर से बाहर कदम रखना बहुत मुश्किल है, तो कैसे अपनी जिलों का ये दौरा करने वाले हैं? देखिए कंचन, जिस तरह से अभी भी पूरे पहाड़ में करीब 100 से अधिक की सड़कें बंद हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सड़कें इस तरह से इस कदर बंद हो जाए कि आप एक जिले से दूसरे जिले में जा ही नहीं पाएँ। और दूसरी बात कि यदि आप कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता भी जा रहा है तो ये आप कम्युनिकेशन बना सकते हैं, वर्चुअल मीटिंग आप कर सकते हैं, जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये है कि प्रभारी मंत्री अटेंशन दें अपने जिलों पर और वहाँ पर जो सरकार की योजना है उनका इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है उसकी समीक्षा करें। अब इसी इम्प्लीमेंट अब मुख्यमंत्री के इस एक बार फिर से आदेश के बाद इसका पालन कितना तेजी से किया जाता है ये भी देखना बहुत जरूरी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका सुनील प्रभात इस जानकारी के लिए। देहरादून से खबर आ रही है, मदन कौशिक की बैठक में सचिवों ने नहीं आने पर भड़क गए हैं मदन कौशिक, और इसके बाद सीएम भी भड़के हैं। सीएम त्रिवेंद्र ने मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को अब आदेश दे दिए हैं। अपर मुख्य सचिव सचिवों को आदेश दे दिए गए हैं। मंत्रियों की बैठक में अनिवार्य तौर पर जाएं, ना आने की स्थिति में पहले से सूचित करें, पूरी जानकारी के साथ बैठक में जाएं सचिव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस आदेश में किसी तरह की कोताही की मंजूरी नहीं दी गई है। अहम बैठक, महत्वपूर्ण बैठक में जाना बेहद जरूरी अधिकारियों का, और अगर किसी स्थिति में नहीं जा सकते हैं तो पहले से जानकारी देना होगा अनिवार्य। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि उत्तराखंड में अफसरों की मनमानी जारी है। फिर चाहे वो मामला उधम सिंह नगर के डीएम का हो या शासन के टॉप सचिवों का हो, बुधवार को एक बार फिर से यही हुआ है जो अक्सर होता आया है। मंत्री जी आए लेकिन अधिकारी नहीं पहुंचे। आपको बताएं, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कुंभ की तैयारियों को लेकर सचिवालय में बैठक बुलाई थी। दोपहर 12:30 बजे का समय था जब ये मीटिंग होनी थी, लेकिन कुछ सचिव पहुंचे लेकिन कुछ नहीं पहुंचे, जिस पर मंत्री जी ने फोन पर मुख्य सचिव से शिकायत की। कहा कि ऊर्जा, पेयजल, सिंचाई जैसे विभागों के सचिव नहीं आएंगे तो काम होगा कैसे। तो वहीं सचिव शहरी विकास को फटकार लगाई कि अगर एक हफ्ते पहले मीटिंग के बाद इस बात को कहने के बाद भी ये हाल है, एक हफ्ते पहले इंडिकेट किया जाता है कि मीटिंग है, बैठक है, और उसके बाद भी स्थिति ये है कि कुछ अधिकारी नहीं पहुंचते हैं, तो मीटिंग करने का आखिर मतलब क्या रह जाता है। मंत्री मदन कौशिक जिन 2 सचिवों के बैठक में ना आने पर सबसे ज्यादा भड़के, उनमें सचिव ऊर्जा राधिका झा और सचिव पेयजल और सिंचाई नितेश झा शामिल हैं। दोनों की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दोनों बड़े अधिकारी जो कि नहीं पहुंचते हैं और इनकी उपस्थिति ना में ही ये मीटिंग जो है वो कैंसिल करनी पड़ती है। मेलाधिकारी दीपक रावत को भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ना था, लेकिन वो भी बैठक में नहीं जुड़े। गंभीरता से नहीं ले रहे तो किसे गंभीरता से लेंगे? बैठक बुलाने का औचित्य क्या है? क्यों बुलाई जा रही बैठक? 4 दिन पहले बैठक की एजेंडा जारी हुआ और आप बैठक में रहने के लिए भी तैयार नहीं है तो फिर सचिव क्या काम करेंगे? अगर सचिव नहीं आएंगे मैं बैठक नहीं, ठीक नहीं है स्थिति। भाई आप क्यों नहीं आते अधिकारी जब बैठक में हमने बैठक बुलाई? क्या मतलब अधिकारी जब आने?
अगर अधिकारी को नहीं समय आने का तो क्यों बुलाऊं मैं बैठक? तो मुझे जरूरी समीक्षा करनी। मदन कौशिक जी का गुस्सा आप देख रहे थे। महत्वपूर्ण बैठक नहीं पहुंचते हैं बड़े अधिकारी। बढ़ते हैं आगे। बैठक में सचिव स्तर के अधिकारियों की मनमानी का ड्रामा हुआ तो कांग्रेस को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अफसरों पर मुख्य सचिव के आदेश और मुख्यमंत्री के सख्त रवैये का भी असर नहीं हो रहा है। ऐसे में साफ है कि अफसर किसी की सुनने को राजी नहीं है। हालत ये है कि चीफ सेक्रेटरी द्वारा एक शासनादेश जारी किया जाता है। कहा जाता है कि सांसद और जो विधायक हैं उनके लिए जो प्रोटोकॉल की व्यवस्था है तदनुसार सरकार अधिकारी कृत करने का काम करे। मुख्यमंत्री जी ने भी जो है अधिकारियों को इस दिशा में जो है कड़े निर्देश देने का काम किया, लेकिन ना तो चीफ सेक्रेटरी के शासनादेश का कोई असर हो रहा है और ना ही मुख्यमंत्री जी के जो कड़े तेवर है उसका कोई असर हो रहा है। आगे बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला की बात करते हैं। गुस्सा उधम सिंह नगर जिले के डीएम नीरज खेरवाल को लेकर उनका कम नहीं हो रहा है। शुक्ला डीएम ने इतने से नाराज हुए हैं कि विधानसभा में विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की अब बात कर रहे हैं। विधायक ने इसको लेकर एक चिट्ठी विधानसभा अध्यक्ष को लिखी है, जिसमें विधायक ने लिखा है कि 17 जुलाई को प्रभारी मंत्री मदन कौशिक की बैठक के दौरान उन्होंने अपनी विधानसभा में विकास कार्य संबंधी एक सवाल डीएम से पूछा था, जिस पर डीएम ने विधायक की याददाश्त कम होने की बात कही और इसी के बाद बीजेपी के विधायक बैठक बीच में छोड़कर बाहर चले गए थे। अधिकार का जो हनन हुआ है उसे मैं नियम 65 के तहत मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को बात की थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप लिखित में भेजें, तो मैंने लिख के भेज दिया है और जो सत्र भी आ रहा है उस सत्र में ये मामला उठेगा और बहुत पुरजोर तरीके से इस बात पर चर्चा होगी और मुझे अध्यक्ष जी ने एश्योर किया है कि इसमें संविधान सम्मत कार्रवाई करके मेरे साथ न्याय होगा। हरिद्वार में हरकी पैड़ी क्षेत्र में गंगा की धारा को स्क्रैप चैनल नाम देने के मामले में सियासत जारी है। अब पूर्व सीएम हरीश रावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत आमने सामने हैं। साल 2016 में हरीश रावत सरकार ने हरकी पैड़ी में गंगा की धारा को स्क्रैप चैनल नाम दिया था। बताया गया कि एनजीटी के कुछ बड़े प्रावधानों से हरकी पैड़ी क्षेत्र को बचाने के लिए ऐसा किया गया है। स्केप चैनल नहर को भी नहीं कहते, स्केप चैनल नाले को कहा जाता है। ये एक बहुत दुखद स्थिति है। क्या हम लोग एक ऐसी पवित्र स्थल को, जिस स्थान को विश्व का हिंदू मानस अपना सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार रहता है, हम उस स्थान को आज किस नाम से संबोधित कर रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत सोचनीय बात है। पिछले दिनों रावत इसके लिए माफी भी मांग चुके हैं, तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत नाम परिवर्तित करने की मांग कर चुके हैं। लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत इतने से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि हरीश रावत के सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। ये असाधारण गलती है जो बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है। गंगा जी जैसी पवित्र धारा को नहर कहना, नाला कहना, ये कोई साधारण बात नहीं। असाधारण कारणों के कारण हरीश रावत जी ने इसको किया है। उसका कारण मैंने बताया है कि कुछ बिल्डरों का दबाव था, उस दबाव में उन्होंने इस काम को किया है। वहीं हरीश रावत ने बंशीधर भगत पर पलटवार करते हुए कहा कि भगत बौखला क्यों रहे हैं, सीधे जांच कराएं और लाभार्थी बिल्डरों के नाम घोषित करें। लेकिन भाजपा ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि जिन लाभार्थियों के नाम सामने आएंगे उसमें भाजपा के कुछ बड़े मंत्री भी शामिल हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि सत्यता ये है कि आप इसमें जो बिल्डर हैं उनके नामों को सामने लाइए, आप सरकार में हैं। और मैंने कहा यदि बिल्डर्स के नाम इसमें लाभार्थियों के नाम आएंगे इस आदेश के, तो भाजपा के लिए स्वयं अपना मुंह दिखाना बड़ा कठिन हो जाएगा। बहरहाल सियासी गुणाभाग और गंगा पर सियासत दोनों जारी है। उद्धार किसका होगा ये देखना बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुलिंदा प्रभात की रिपोर्ट। वेलकम बैक। अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं। अब आपको जल्दी से देते हैं कोरोना की अपडेट। प्रदेश की उत्तराखंड में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा केस आए हैं। बुधवार यानी कि कल कोरोना के 451 नए केस सामने आए। हरिद्वार जिले में सबसे ज्यादा 204 नए केस आए। देहरादून से 43, नैनीताल से 73 केस,
तो वहीं उधम सिंह नगर की अगर बात करें तो यहां पर कोरोना के 98 नए मामले आए हैं सामने। उत्तरकाशी में थोड़े कम 9, टिहरी से 11, अल्मोड़ा से 4 केस, तो वहीं पौड़ी से भी 4 मामले और पिथौरागढ़ से भी कम 5 नए केस सामने आए हैं। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर जसपुर में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। नगर पालिका इलाके में लॉकडाउन, बुधवार रात 12 बजे से शुक्रवार रात 12 बजे तक के लिए लॉकडाउन। एसडीएम सुंदर सिंह तोमर ने लगाया कंप्लीट लॉकडाउन, तो यहां पर रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन। उधम सिंह नगर में आज कोरोना के 98 नए मामले आए हैं। आज की अपडेट आपको दे रहे हैं। कल उधम सिंह नगर से 98 नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद एक बड़ा कदम उठाया गया है, कंप्लीट लॉकडाउन दे दिया गया है। देहरादून से आ रही है खबर, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ अखाड़ा परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में कुंभ को लेकर चर्चा हुई, तो वहीं बैठक के बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि कुंभ के काम में कोरोना की वजह से 2.5 महीने लेट काम हो रहा है। बैठक में अखाड़ों के स्थायी निर्माण को लेकर बातचीत हुई। कोरोना के कारण 2-2.5 महीने काम व्यस्त नहीं हो पाया, तो अब उस पर काम में तेजी लाई जाए। एक जो भ्रम था कि मेला 2022 में होगा, आज मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा है कि मेला 2021 में ही होगा, अपने नियत समय से होगा और कार्य में तेजी ले जाएगी। रोड है, बिजली है, पानी है, अखाड़ों के जो मार्ग हैं जहां अतिक्रमण वो हटाए जाएंगे और सारे अधिकारी अब काम में लगेंगे। अखाड़ों के अस्थायी के निर्माण के लिए जैसे कुठार घर है, जहां भोजन भंडारा है, जहां संत महात्मा बैठ के भोजन करेंगे, उसके लिए भी पहले की शायद 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। और अब खबर चारधाम देवस्थानम एक्ट से जुड़ी हुई है। देखिए, हाईकोर्ट ने चारधाम देवस्थानम एक्ट को हरी झंडी दे दी है। अब देवस्थानम बोर्ड में बाकी के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। दूसरी ओर सरकार ने एक बार फिर से तीर्थ पुरोहितों को मौका दिया है कि वो आएं, उनकी शंकाओं को समाधान दिया जाएगा। देवस्थानम एक्ट के अस्तित्व में आने के बाद 20 फरवरी को देवस्थानम बोर्ड के गठन को भी राज्यपाल ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन इस बीच मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जिसके बाद बोर्ड का गठन रुक गया, नहीं हो पाया था। अब मंगलवार को एक बड़ा फैसला आता है, हाईकोर्ट द्वारा क्लीन चिट दी जाती है। क्लीन चिट दिए जाने के बाद अब एक बार फिर से बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी आई है। बोर्ड के कार्यालय के लिए भी ऋषिकेश में जमीन तलाशने का काम तेज कर दिया गया है। हो गया और उसमें जो अलग अलग मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स में से अभी जो कोरम है, कोरम पूरा हो चुका है। अभी हमारे इसमें 6 पदेन सदस्य हैं और 2। अब आपको बताएं, सोमवार देर रात हरकी पैड़ी पर आकाशीय बिजली से दीवार गिरने की खबर झूठी निकली। खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। न्यूज 18 की पड़ताल में यह सामने आया था कि हरकी पैड़ी पर दीवार आकाशीय बिजली से नहीं बल्कि जल भराव के कारण गिरी थी। जिलाधिकारी द्वारा गठित की गई जांच कमेटी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। देर रात जांच कमेटी ने जिलाधिकारी सी रविशंकर को अपनी रिपोर्ट सौंपी और यह बड़ा खुलासा होता है कि आकाशीय बिजली से यह दीवार नहीं गिरी थी बल्कि जल भराव से दीवार गिरी। जैसे पहले अनुमान और लोगों का जो एक ओपिनियन था कि वो संभवतः आकाशीय बिजली की वजह से गिरा होगा करके, वो असेसमेंट के बाद ये पाया गया कि इस प्रकार का कोई आकाशीय बिजली की वजह से घटना नहीं हुई है। ये घटना का मेन कारण है वहाँ का जो पानी का जो रिसाव है काफी मात्रा में होने के कारण, और ये जो दीवार है, दीवार में वो जो रिटेनिंग। जल्दी से आपको अपडेट देते हैं ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ी हुई। केंद्र की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस को लेकर जारी गाइडलाइंस अब उत्तराखंड में भी लागू होंगी, लेकिन अब पढ़ाई का टाइम सेट होने के बावजूद भी पेरेंट्स को आपत्ति होने लगी है। पेरेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि टाइम सेट तो ठीक, लेकिन सरकार स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखे, क्योंकि प्रदेश के ज्यादातर स्कूल ऑनलाइन क्लास के नाम पर बस व्हाट्सएप पर पढ़ाई करवा रहे हैं। स्कूलों के पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए संसाधन ही नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस की शिकायत पर मुख्य शिक्षा अधिकारी के पास 4 शिकायतें पहुंची, जिसमें से सिर्फ 1 शिकायत का निवारण हुआ, जबकि ऑनलाइन क्लास की टाइम मॉनिटरिंग को लेकर भी वो टीम गठित करने की बात कहती हैं।
आगे बढ़ते आपको बताएंगे कि परीक्षाओं की तिथि को लेकर असमंजस में फंसे हुए गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने आखिरकार परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। 1 सितंबर से 20 सितंबर तक यूजी और पीजी की फाइनल सेमेस्टर समेत डिप्लोमा कोर्सेज के 41,000 स्टूडेंट्स की 1 घंटे की ऑफलाइन एग्जाम्स 3 फेजेस में होंगी। और इसी के साथ उत्तराखंड एक्सप्रेस में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।